क्या आपने भी एक चीज नोटिस करी है कि हम वोट देते हैं, इलेक्शन होते हैं, लाइन पे खड़े होते हैं और उसके बाद बटन दबाते हैं। Unit against the name or symbol of the candidate of your choice. लेकिन उसके बाद लाइफ में कुछ ज्यादा बदलता नहीं है और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया है कि प्रॉब्लम सिर्फ नेता नहीं है, ना ही करप्शन है, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही है। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास चॉइस है, लेकिन एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं है। हाँ, हमारे पास पार्टी काफी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, रीजनल पार्टी है, तो फिर वोट देने का मतलब क्या रह जाता है? पार्टी तो चेंज होती है लेकिन काम करने का तरीका सेम रहता है। पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पॉलिटिक्स की असली प्रॉब्लम है क्या, फिर हम एक ऐसी पार्टी के बारे में जानेंगे जो कि ऐसे ही अलग सोच के साथ ग्राउंड पे उतरी थी और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्शन के सीन को देखते हैं। दिखने में पार्टी अलग अलग होती है, अलग अलग फ्लैग होते हैं, अलग अलग स्लोगन होते हैं, लेकिन अगर हम इनके आइडियोलॉजी और काम करने के तरीके को देखें तो पिक्चर पूरी डिफरेंट दिखती है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई रीजनल पार्टी, जब ये पावर में आती है तो इनका जो अप्रोच होता है वो बिल्कुल मिला जुला होता है। फ्री स्पीच पर कंट्रोल की बात हो, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट मांगने हो, ये चीज लगभग हर पार्टी सेम ही करती है, बस इनका तरीका होता है वो अलग होता है। इसलिए सवाल ये है कि अगर सभी पार्टी का काम करने का तरीका सेम है तो फिर वोटर चूज क्या कर रहे हैं? लोगों को लगने लगा है कि पॉलिटिकल फाइट सिर्फ ऊपर से, अंदर सारा सिस्टम सेम चल रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न को देखो। कुछ स्टेट में साइकिल एकदम फिक्स जैसा लगता है। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान में 5 साल एक पार्टी राज करती है और 5 साल दूसरी पार्टी राज करती है। वोटर गुस्सा होते हैं तो सरकार बदल देते हैं, लेकिन जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल मिला जुला होता है। इससे लोगों को लगने लगता है कि एक साइलेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तू रह ले 5 साल, उसके बाद फिर मेरी बारी है। चाहे ये ऑफिशियली सच हो या ना हो, लेकिन पब्लिक को यही फील होता है कि उनके पास एक अच्छा अल्टरनेटिव ही नहीं है। लोग सिर्फ मजबूरी में वोट देते हैं, वो ये देखकर वोट देते हैं कि कौन कम खराब है। अब आते हैं सबसे बड़े इशू पर, फ्री बीस पर। आज के टाइम पे इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला बन चुका है। पहले कुछ लोग बोलते थे कि रेवड़ी कल्चर गलत है, फ्री की चीजें बांटने से हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक होती है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। और बात भी सही है कि अगर सरकारें फ्री में चीज़ें बांटने लग जाएगी तो लोग काम करना बंद कर देंगे, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे जैसे इलेक्शन आना शुरू हो जाता है, सरकारें जो होती है या फिर कोई भी पार्टी होती है वो फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू कर देती है। कहीं फ्री राशन बांटती है, कहीं फ्री बिजली बांटती है, कहीं फ्री पानी बांटती है और कहीं तो डायरेक्ट पैसे की स्कीम ही चला देती है, ताकि वो ये ना लगे कि हम पैसा फ्री में बांट रहे हैं। इस योजना के तहत रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं के बैंक खातों में पहले ही 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजी जा चुकी है। क्योंकि सभी को समझ में आ गया कि अगर हम फ्री की चीजें बांटेंगे तो हमको फ्री के वोट भी मिलेंगे, और वोट का मतलब है कि पावर। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमें फ्री की चीजें मिल रही है तो हमें इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में इससे लोगों को एक रिलीफ तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही है, सिटीज ज्यादा लिवेबल क्यों नहीं हो रही, जो पार्टीज ने बड़े बड़े वादे किए थे उनका क्या। और यहीं पे कंसर्न आता है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डेवलपमेंट से हटकर दूसरी चीजों में लग चुका है। फ्री बीस से पॉलिटिकल गेन तो फास्ट मिलता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे चलती है, क्योंकि उनको सिर्फ 5 साल झेलना होता है, उसके बाद आने वाली पार्टी या फिर अपने ही पार्टी के कोई और लोग देख लेंगे। अब एक और चीज देखनी जरूरी है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। लोग अक्सर कहते हैं कि पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं, पर जब हम स्टेटमेंट और एक्शन को देखें तो वो लगभग सेम ही दिख रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लीडर्स बोलते हैं कि यूथ को जॉब नहीं मिल रही है, जो कि रियल कंसर्न भी है। युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बना दिया, नोटबंदी की, जीएसटी गलत जीएसटी लगा दी, पता लगा हिंदुस्तान में रोजगार पैदा ही नहीं होता है। लेकिन साथ ही पॉलिसीज और प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी का डिस्कस करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर लोगों को लगने लगता है कि एम्प्लॉयमेंट का जो सॉल्यूशन है वो क्लियर डायरेक्शन के साथ नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ इकोनॉमी में ब्लेम गेम चल रहा होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को यही ब्लेम कर रही होती है कि तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन कुछ स्टेट में वही पार्टी हैवी फाइनेंशियल स्कीम को और साथ ही ओल्ड पेंशन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही होती है, और यहीं पर पब्लिक को डबल स्टैंडर्ड जैसा फील होता है। और फिर आता है पॉलिटिकल अलायंस।
और डिफेक्शन का इशू। और इलेक्शन के टाइम पे दोनों ही पार्टी एक दूसरे में भर भर के आरोप लगा रहे होते हैं, लेकिन बाद में वही लीडर एक दूसरे के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं। और इसी की वजह से पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि जो कल तक गलत था वो आज सही कैसे हो गया। और यही चीज सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, बल्कि अलग अलग स्टेट में यही सेम चीज फॉलो होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टी अलग अलग हिसाब से अपने अलायंस बना लेती है ताकि उनकी गवर्नमेंट बन सके। और इसी वजह से लोग पूछते हैं कि आइडियोलॉजी कहाँ है, वो लाइन कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे थे। पब्लिक को लगने लगता है कि कोर इशू पर अप्रोच लगभग सेम ही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, पावर इक्वेशंस, इलेक्शन स्ट्रेटेजी, ये सब आइडियोलॉजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन जाते हैं। और यही फीलिंग जो होती है जिससे कि लोग इमोशनली पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब आती है ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी की, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जो कि इंडिया में थी, लेकिन आज के टाइम पर वो लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। नाम था स्वतंत्र पार्टी। इसके पीछे एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, श्री राजा गोपालाचारी, जिसे लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। ये सिर्फ कोई नॉर्मल नेता नहीं थे, बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जनरल गवर्नर थे और पहले कांग्रेस के बड़े लीडर भी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनको लगने लगा था कि देश हमारा जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सही नहीं है। उन्हें लगने लगा था कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। इसी सोच के साथ 1959 में राजा जी ने मीनू मसानी और एनजी रांगा जैसे लीडर के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वतंत्र पार्टी। इस पार्टी में जयपुर की महारानी गायत्री देवी जैसे लोग भी जुड़े हुए थे, जो कि उस टाइम पर काफी पॉपुलर फिगर भी थी। अब सवाल है कि इस पार्टी की सोच क्या थी? ज्यादा फ्रीडम फॉर पीपल और कम कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। उनका मानना था कि बिजनेसेस को ग्रो होने दो, ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर मत करो, क्लियर पॉलिसीज और फेयर रूल हो, ज्यादा कंट्रोल ना हो, लोग अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए खुद ही डिसीजन ले, फार्मर को स्ट्रॉन्ग लैंड राइट मिले, इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से चले। फॉरेन पॉलिसी में भी वो चाहते थे कि इंडिया सिर्फ ब्लॉक पर ही डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखे और ग्लोबल मार्केट से भी फायदा उठाए। मतलब ये पार्टी उस टाइम पर पब्लिक की फ्रीडम की बात कर रही थी, इकोनॉमी को ग्रो करने की बात कर रही थी और गवर्नमेंट की लिमिटेशन की बात कर रही थी। अब सुनो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट को। स्वतंत्र पार्टी का सबसे पहला इलेक्शन था 1962 में और उस इलेक्शन में स्वतंत्र पार्टी को 18 सीट भी मिल जाती है। बिहार, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा में उन्होंने कांग्रेस को डायरेक्ट चैलेंज दिया। सोचो, नई पार्टी, नई आइडियोलॉजी और लोग उनको सुन भी रहे थे। फिर आता है 1967 और ये पार्टी 44 सीट को जीत भी जाती है और ये पार्टी उस टाइम पर इंडिया की सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी भी बन चुकी थी। मतलब सिर्फ 8 साल पुरानी पार्टी और नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी पोजीशन ले लेना ये कोई आम बात नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर स्टोरी ने एक टर्न लिया। 1972 में राजा जी का देहांत हो गया। स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल लीडर चले गए। उसके बाद पार्टी के अंदर ही अंदर लड़ाइयां शुरू होने लगी। फिर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाया गया। इसके अंदर होना ये था कि अपोजिशन को भी साथ जोड़ना था, लेकिन इसमें पार्टी की अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे डायल्यूट होने लगी और आखिर में 1974 में स्वतंत्र पार्टी भारतीय क्रांति दल में जुड़ जाती है और यहीं पर इस पार्टी की कहानी खत्म। सिर्फ 15 साल का सफर, लेकिन पोटेंशियल इतना था कि भारत की पॉलिटिकल को काफी हद तक चेंज कर सकता था। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करके देखो कि ये स्वतंत्र पार्टी पावर में आई होती तो हमारी इकोनॉमी कहां से कहां चली जाती। हो सकता था कि मार्केट रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन पॉलिसी का 1991 तक का वेट ना करती। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंशन है वो काफी पहले ही स्टार्ट हो चुका होता। जिस चीज का प्रोडक्शन आज के टाइम पर हम शुरू कर रहे हैं वो कई सालों पहले हम कर चुके होते। आज जो हम चाइना के साथ प्रोडक्शन और डेवलपमेंट गैप की बात करते हैं उसकी इक्वेशन शायद कुछ और होती। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब अपॉर्चुनिटी, अर्बन डेवलपमेंट, ये शायद हो सकता था कि कई पहले स्टार्ट हो चुका होता। लेकिन हिस्ट्री पॉसिबिलिटी से नहीं बल्कि डिसीजन से बनती है। रियलिटी ये है कि वो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो गई। वो अल्टरनेटिव जो एक टाइम पर लोग डिमांड कर रहे थे वो इस रेस से बाहर हो गए और इसी वजह से आज के टाइम पर लोग रियल पॉलिटिकल चॉइस की बात करते हैं। अब थोड़ा आज के ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। हम आज के टाइम पर कई सारे टैक्सेस देते हैं, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, हर जगह टैक्स देते हैं। लोगों को नेचुरली एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें जो पब्लिक सर्विस है वो अच्छी मिले। कई चीजों पर इम्प्रूव हुई भी है, लेकिन जो पिक्चर है वो हमें मिक्स नजर आती है। कुछ जगहों पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे एयरपोर्ट क्लीन हो और ऑर्गेनाइज हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई एयरपोर्ट में ही जाकर ट्रैवल करे। लोग बसों में भी ट्रैवल करते हैं, वो भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज और क्लीन होनी चाहिए थी। रोड
हमारी टूटी फूटी रहती है और ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता ही नहीं है। और इसी अनइवन डेवलपमेंट की वजह से लोग यहाँ से इंडिया से बाहर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, क्योंकि इतना सारा टैक्स देने के बाद भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा हम बाहर जाकर टैक्स भी भरे और अच्छी फैसिलिटी भी ले। इसी वजह से लोग यहाँ से बाहर जाना पसंद करते हैं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट आता है कि इकोनॉमी का साइज हमारा बढ़ रहा है। ये बात सही हो सकती है, लेकिन आम आदमी अपनी डेली लाइफ से ही जज करता है। जॉब स्टेबिलिटी, इनकम लेवल, सिटी लाइफ और पब्लिक सर्विस, सब लोग कंपेयर करते हैं कि नंबर एक साइड और ग्राउंड रियलिटी एक साइड। और यहाँ से लोगों में फ्रस्ट्रेशन आती है। लोग सोचते हैं कि हमारा सिस्टम बड़ा हो रहा है, पर कॉमन सिटीजन की जो लाइफ है वो उतनी फास्ट ग्रो हो रही है क्या? यही डिस्कनेक्टेड पॉलिटिक्स और पब्लिक के बीच में एक गैप पैदा कर रही है। तो फिर यहाँ पे सवाल आता है कि हमें जरूरत किस चीज की है? शायद जरूरत एक ऐसे पॉलिटिक्स की है जो कि रियल लाइफ इशू में बात कर सके, उसकी सॉल्यूशन कर सके। कास्ट, रिलीजन और इमोशनल मुद्दों से ऊपर उठकर इकोनॉमी, जॉब, सिटीज और गवर्नेंस पर बात करें। लोग सिर्फ ये 7 चीजें चाहते हैं। पहली तो स्टेबल जॉब, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिटीज जहाँ पर रहना इजी हो, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीन इन्वायरमेंट और सिंपल टैक्स सिस्टम, फास्ट और अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आम जनता चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों को छोड़कर बाकी सारी चीजों की बात कर रही होती है। आज हमने पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हमारा देश ग्रो कर सकता है। स्वतंत्रता पार्टी आज नहीं है, लेकिन उनकी जैसे आइडियोलॉजी वाली पार्टी हमें आज के टाइम पर चाहिए, जो कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर काम करे। इंडिविजुअल फ्रीडम, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और इफिशिएंट गवर्नेंस। ये आइडिया आज भी रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। और आज के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टी सच में इन मुद्दों पे बात करे, इन मुद्दों के सॉल्यूशन पे बात करे, तो अर्बन एरिया में उनके लिए आज भी स्कोप है, क्योंकि लोग थक चुके हैं उनके प्रोमिसेस से। लोग वादे नहीं बल्कि डिलीवरी चाहते हैं। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब पब्लिक के पास रियल चॉइस होती है। और हिस्ट्री ये भी बताती है कि अल्टरनेटिव कभी ना कभी उभरते जरूर है, लेकिन बस वक्त लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।